आवाज। नमस्कार जन टी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया 18 के 2 टाइटल विजेता मिसेज ट्विंकल पाटोदिया। ट्विंकल जी, आपका जन टी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको ये प्राइज मिला, यहां तक का सफर तो हम जानना ही चाहेंगे, लेकिन जब अवार्ड हुआ कि आपको 2 इसके टाइटल मिले हैं तो निश्चित रूप से किसी के लिए सौभाग्य की बात है। कैसा लगा उस समय आपको? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ऑल इंडिया लेवल पे एक पैजेंट में जाना और अपने राजस्थान के लिए एक टाइटल जीत के लेकर के आना, और वो भी प्राइड ऑफ राजस्थान, तो ये मेरे लिए खुद ही बहुत बड़े प्राइड की बात है। और जो दूसरा टाइटल था वो मेरा रॉयल ब्यूटी था, तो डेफिनेटली उन लोगों ने कुछ जज किया होगा जो उन्हें लगा कि मैं इस टाइटल की सही हकदार हूँ। तो बहुत ही जब आपको 2 टाइटल मिलते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है। वो एक मोमेंट आपको लाइफ टाइम याद रहता है जब आपके सिर पे क्राउन सजाया जाता है। कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें? ऑल ओवर 48 पार्टिसिपेंट्स थे। 2 अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। एक होती है 40+, जिसमें आपके जितनी भी 40+ वाली महिलाएं होती हैं तो उनका क्लासिक ब्यूटी नाम से एक अलग कंपटीशन होता है, और जो बिलो 40 होती हैं वो मेन कैटेगरी रहती है। तो इन दोनों का ही साथ में कंपटीशन हुआ और उसमें से फिर टाइटल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जी। क्राउन कौन, आपका जो एक्स जिनको आप रिप्लेस करते हैं वो पहनाती हैं कि हर बार कोई ना कोई? नहीं, वहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं। हमारे पैजेंट के अंदर 2 बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद थी। एक पूनम ढिल्लों जी आई थी और एक महिमा चौधरी जी आई थी, और उसके अलावा भी देश के बहुत बड़े डिजाइनर्स वगैरह रहते हैं। तो ये सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, और जिसको जो टाइटल मिलता है तो ये आपके लक की बात है कि कब कौन आपको क्राउन पहनाता है। तो वो सभी लोग किसी ना किसी को क्राउन पहनाते हैं, ऐसा रहता है। कैसे रहा आपका ये सफर? अचानक आप पहले सोचा था आपने, कभी कोई कंपटीशन फाइट किया आपने, या कभी किसी ने पार्टिसिपेंट किया हो कि हाँ मुझे ब्यूटी पेजेंट्स में जाना है? नहीं, ऐसा मतलब मैं अगर अपनी लाइफ की आपको स्टोरी बताऊं तो मैं बहुत ही स्टूडियस तरह की पर्सन रही हूँ। मैं सीए कर रही थी, मैंने एमबीए किया और उसके बाद मेरी जॉब लग गई, और मैं फाइनेंस कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर पुणे में जॉब कर रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ लाइफ में होगा, बट समहाउ मुझे लगा कि शादी के बाद फीमेल्स के ऊपर नोइंगली अननोइंगली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और फीमेल्स कहीं ना कहीं अपने आप को गिव अप कर देती हैं, खुद के ऊपर ध्यान देना छोड़ देती हैं। बट जब मेरी शादी हुई तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी लाइफ बहुत ही परफेक्टली फाइन थी, मैं खुद को भी उतना ही टाइम देती थी। तब मैंने ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, जो मुझे जितनी आजकल की वुमेन हैं उन लोगों से शेयर करना चाहिए। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ब्यूटी पैजेंट, जो सिर्फ खाली एक सौंदर्य प्रतियोगिता ना होके एक मीनिंग है इस पैजेंट का, क्वीन ऑफ सब्सटेंस, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पैजेंट में जाना डिसाइड किया। एंड इसके थ्रू मैं जीतने के बाद भी अब मुझे 2 टाइटल मिले हैं, तो ये 2 टाइटल्स जीतने के बाद भी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लेडीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, और उन्हें ये बताने की कोशिश करती हूँ कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना तो आसान है, लेकिन उसके साथ में एक मी टाइम जो होता है वो आपको शादी के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। जी, तो ये मान सकते हैं कि आफ्टर मैरिज महिलाएं सोचती हैं कि अब चलिए ब्यूटी पेजेंट्स का, या मेरे अगर कोई प्रतिभा है जिसको हम जो कह सकते हैं कि किसी स्टेज के लिए या दूसरी चीजों के लिए, तो एक वो मिथक तोड़ने की भी एक कवायद कह सकते हैं इसके, कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि महिलाएं आफ्टर मैरिज भी कुछ कर सकते हैं। तो वही प्लेटफॉर्म हो सकता है ये। जी बिल्कुल। आपको जो भी चीज पसंद हो, जरूरी नहीं है कि आप सभी ब्यूटी पैजेंट के लिए जाएं, लेकिन आपको जो भी चीज में रुचि है, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है, तो मैं हर फीमेल से वही कहना चाहूंगी कि आप उसे छोड़िए मत, आप उसे कंटिन्यू करें। शादी के बाद भी, शादी जिंदगी का एक हिस्सा होती है, तो आप उसके साथ और चीजों को भी इंजॉय करें। कितने लोग थे राजस्थान से? कुछ और भी थी महिलाएं? हाँ, राजस्थान से 3 या 4 फीमेल्स और थी। जी, लेकिन बाजी आपने मारी इसमें। हाँ, मतलब राजस्थान, प्राइड ऑफ राजस्थान कहलाना अपने आप में मेरे लिए बहुत सुकून की बात है।
नहीं, लेकिन रॉयल ब्यूटी ऑफ राजस्थान का रॉयल ब्यूटी तो ऑल ओवर, हाँ ऑल ओवर टाइटल है, और प्राइड ऑफ राजस्थान सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड टाइटल है। चलिए, राजस्थान के लिए फक्र की बात है कि ब्यूटी क्वीन हमारे यहाँ रहती हैं। पहले आप जब किसी माध्यम से पहुंचे यहाँ तक, क्योंकि ये मेरा सवाल इस वजह से है कि कोई दूसरा भी आपको फॉलो करना चाहे तो वो रूट लाइन क्या है? रूट लाइन, अगर वाकई में आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो पहली बार में इसके बारे में आप पढ़िए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप खाली टाइटल जीतना जरूरी नहीं होता। जी। इस टाइटल को जीत के आप क्या करेंगी, वो बहुत मायने रखता है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि मैं इस तरह का टाइटल जीतूं या मैं ब्यूटी पैजेंट में जाऊं, तो आपके पीछे उसका पर्पस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को करने के पीछे उसका पर्पस बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बहुत मुश्किल नहीं है, आजकल हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करें मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस, तो आपको बहुत ही आसानी से पैजेंट की डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ऋतिका विनय एंड विनय यादव जी, वो बहुत ही वार्म हार्टेड पीपल हैं। मतलब आप कभी भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे समझ सकते हैं कि इसके आगे मैं क्या कर पाऊंगी, या ऐसा नहीं है जैसे कई ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिनसे हम कभी बात ही नहीं कर पाते। जब तक कि हम आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच जाए तब तक हम उनसे बात नहीं कर पाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उनसे हर कदम पे कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको खाली उनके जो नंबर्स डले हुए हैं वहां पे इंक्वायरी डालनी है, एंड फिर उसके आगे का प्रोसीजर वो खुद ही आपको बता देते हैं। आपने इसी रूट लाइन को फॉलो किया? जी बिल्कुल। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह के फिल्ट्रेशन के लेवल्स रहेंगे, क्योंकि हर लेवल पे वो सेलेक्ट करते जाते हैं। तो वो सब आपको पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी। आपको किसने बताया कि वैसे ही अचानक ख्याल आया ये? मैं आपको बताऊं तो 1-1.5 साल पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूं और मैं अपनी लाइफस्टाइल शेयर कर सकूं। क्योंकि लाइफस्टाइल में खाली आप जो घूमते हैं फिरते वो चीजें नहीं आती, आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो आप जितने लोगों से शेयर करें। क्योंकि आजकल की लाइफ में काफी लोग एक मॉडर्नाइजेशन को गलत सोच लेते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब कुछ गलत होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल मॉडर्न हो सकती है और आपके लिए बहुत ही लाभकारी भी हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, मैंने लिखना चालू किया, एंड मेरा ब्लॉग्स बाय ट्विंकल पाटोदिया करके एक साइट है मेरी। और इंस्टाग्राम पे भी मैं काफी अब पॉपुलर हूं, अब मेरे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और फेसबुक पे भी मैंने इन सब चीजों को शेयर करना चालू किया कि बहुत छोटे छोटे चेंजेस आप लाइफ में करके और उन्हें कैसे अपनी लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बना के रख सकते हैं। ये सब चल रहा था। बीच में मुझे लगा कि शायद इंस्टाग्राम ऐसी चीज है जहाँ पे मैक्सिमम फीमेल्स नहीं अवेलेबल होती, एटलीस्ट मैरिड तो नहीं अवेलेबल होती, यंगस्टर्स ज्यादा होते हैं। तो फिर उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे थोड़े इससे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। फिर मैंने सर्च किया और पता नहीं मुझे लगा कि यही चीज मेरे लिए है, तो मैंने पार्टिसिपेट किया। तो नेक्स्ट स्टेप अभी ऐसा है कि मेरा जो पर्पस था इस क्राउन को पाने के लिए वो ये था कि मैं मैक्सिमम फीमेल्स से कनेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि आप जब टाइटल जीतते हैं तो ये इवेंट्स, ब्रांड्स, प्रमोशन ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन जो आपका मेन पर्पस होता है, जैसे आप जितनी वुमेन से कनेक्ट कर पाए, तो अभी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस, स्कूल्स, इवेंट्स में सब जगह पे जा रही हूँ। और जो एक मेरी सोच है उस सोच को मैं ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। जी नहीं, इस पीजेंट में कोई नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेक्स्ट प्लेटफॉर्म रहता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है अभी उस बारे में। अभी तो मैं यही सेलिब्रेट करने में बिजी हूँ। जी ट्विंकल, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा, आप जॉब भी करती हैं, परिवार भी होता है, एक जिम्मेदारी होती है, इन सबको मैनेज कैसे किया? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब मन में कोई दृढ़ निश्चय करते हैं तो चीजें अपने आप प्लेस ले लेती हैं। जी। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि मैं एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली में पली बड़ी हूँ। और मैं एक एजुकेटेड फैमिली में ही मेरी शादी हुई। मेरे जो इन लॉज है वो अजमेर में हैं। मेरे फादर इन लॉ खुद सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और मेरे हस्बैंड सीनियर
इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उनके लिए ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं था कि नो मैटर एक फीमेल की लेडी की शादी हो जाए, लेकिन उसकी अपनी भी एक लाइफ होती है। तो उन्होंने मुझे पूरी आजादी दी कि तुम बस खुश रहो, जो भी करना चाहो उसे अच्छे से निभाओ। और जब मैंने अपने इन-लॉज को इस पैजेंट के बारे में बताया, अपने हस्बैंड को, तो उन सभी का एक ही क्वेश्चन था कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम क्यों करना चाहती हो। जैसा कि मैं काफी बार देखती हूँ कि लड़कियों को रोका जाता है कि क्यों, तुम लड़की हो, तुम मत करो, या अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो घर संभालो, बच्चे संभालो, ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने भी इस तरह का क्वेश्चन किया, पर क्योंकि सारे ही लोग आसपास में बहुत पॉजिटिव सोच वाले लोग थे, तो मेरे लिए जर्नी कहीं ना कहीं थोड़ी इजी रही। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक पारिवारिक सपोर्ट नहीं हो, एटलीस्ट आफ्टर मैरिज तो थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसी महिलाएं भी हों जो स्ट्रगल करके पहुंची हों कि परिवार के लोग नहीं चाहते थे, लेकिन बावजूद उसके वहां तक पहुंची हैं, बात हुई है किसी से? मुझे नहीं लगता कि किसी भी फीमेल जो एटलीस्ट जो हम बोलते हैं क्वीन ऑफ सब्सटेंस, जो पैजेंट का नाम था, एक परिवार का सपोर्ट पाना भी आपकी एक कला होती है। आप अगर किसी के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे तो आपके घर वाले ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेंगे। तो वहां पे मेरे जितने भी दोस्त बने, मुझे नहीं लगा कि किसी की भी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट हमें देख के बहुत प्राउड फील हुआ कि जब हम वहां कंपटीशन के लिए स्टेज पे खड़े थे तो दूसरों की फैमिली भी हमें चेयर अप कर रही थी। ऐसा नहीं था कि खाली मेरे घर वाले मेरे लिए चेयर अप कर रहे हो, सभी लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे। चलिए ट्विंकल, आप मेरे साथ बनी रहें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं ट्विंकल पाटोदिया, जिन्होंने हाल ही में ब्यूटी पेजेंट में रॉयल ब्यूटी और प्राइड ऑफ राजस्थान का खिताब जीता। ये राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता, और न केवल सौंदर्य मायने रखता है, इसमें मायने रखते हैं कि आप किस दौर से, क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं सभी आफ्टर मैरिज पार्टिसिपेंट करती हैं, और निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि परिवार को मैनेज करना, इसमें पार्टिसिपेंट करना, एक दोहरी चुनौती आपके सामने होती है। वहां तक का सफर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के दौर से निकलना होता है और कितना परिवार के लोगों को मनाना होता है। सारी चीजें होती हैं, लेकिन भाग्यशाली हैं ट्विंकल, जो ब्रेक से पहले उन्होंने बताया भी कि मैं जिस परिवार में बड़ी हुई पली हूं, वहां सब लोग ब्रॉड माइंड के लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं। परिवार के साथ ससुराल भी ऐसा ही मिला है, तो निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म इनके लिए, पहला प्लेटफॉर्म पार्टनर में इन्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ट्विंकल, हम जानना चाह रहे थे कि कोई भी कदम, दिन की घटनाएं, हार हो चाहे जीत हो, हमें कुछ सिखाती है। इससे कुछ हासिल हुआ? मैं यही कहूंगी कि लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मैं आज जो भी पर्सनालिटी हूं वो उन इंसिडेंसेस का हिस्सा ही है। अगर जिंदगी में कुछ खराब घटना घटती है तो हमें डेफिनेटली सीखने को मिलता है। अगर जिंदगी बहुत कोई अच्छे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो लगता है कि इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो ये इवेंट जो था पूरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पहुंचने के बाद और इतनी सारी जो फीमेल्स थी उनसे इंटरेक्ट करने के बाद, उनके साथ 3 दिन रहने के बाद, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी कंपटीशन में हूं। क्योंकि हर फीमेल बहुत ही कोऑपरेटिव, और मतलब आप जैसे कई बार सुनते हैं कि फीमेल्स आपस में ज्वेलसी और ये सब चीजें रहती है, ऐसा कुछ भी विजिबल नहीं था। तो आपको अपने आप वहां पे जाना ही एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। और जब आप ये देखते हैं कि जैसा मैं एक पर्पस लेके चल रही हूँ लाइफ में, ऐसी कम से कम 40 महिलाएं और हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 तो यहाँ पे हैं जो मुझसे मिल रही हैं, पता नहीं और कितनी होंगी जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल लेके चल रही हैं। तो सोच के बहुत अच्छा लगता है कि हम जो बार बार सोचते हैं कि हिंदुस्तान की एक तस्वीर बदलनी चाहिए या हमारे आसपास का माहौल बदलना चाहिए, जब ऐसी लेडीज फील्ड पे होंगी तो डेफिनेटली एक जो पिक्चर होगा हमारे ऑल ओवर इंडिया का, वो डेफिनेटली बदलेगा। महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है और मुझे महसूस होता है कि आवश्यकता भी है इस बात की। तो इस तरह के पीजेंट्स कुछ महिलाओं के लिए मोटिवेशन के लिए, या ये कह सकते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता जो महिलाओं को है, उसमें कारगर साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट,
तो एक वुमेन को किसी बाहर की शक्ति की जरूरत नहीं है, या उसे ये जरूरत नहीं कि कोई और आके उसे शक्ति दे कि तुम्हें एम्पावर किया जा रहा है। एक फीमेल जब खुद की पावर को समझना चालू करती है, रियलाइज करना चालू करती है, तो ऑटोमेटिकली वुमेन एम्पावरमेंट प्लेस में आ जाता है। और इस तरह के ब्यूटी पैजेंट से काफी सारी फीमेल्स को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करने का सोचे। और जब कोई भी फीमेल खुद को इस तरीके से एम्पावर करती है तो वो डेफिनेटली एक कदम होता है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। ट्विंकल, मैं एक जानकारी चाहूंगा यहाँ पे आपसे, क्योंकि ये सवाल इस वजह से मेरा इस तरह के खिताब जीतने के लिए और भी कुछ प्लेटफॉर्म है, तो एक्चुअल प्लेटफॉर्म कौन सा है कि जिसके लिए कहा जा सके कि क्यों पहले भी हमने कुछ इस तरह के जो पार्टिसिपेंट करके आई हैं विमेन्स, उनसे बात की तो वो दावा करती हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये राइट है। कौन से को माना जाए इसमें? देखिए, ऐसा मैं कुछ भी कहना सही नहीं समझूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्यादा पॉपुलर या ज्यादा रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म है, मेरे मायने में वो ज्यादा सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर वो आगे तक पहुंचा है तो उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी। उसे वो ऑल ओवर देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक्सेप्टेंस मिला है, तो इसीलिए वो सबसे आगे है। तो जिस प्लेटफॉर्म में मैंने पार्ट लिया था उसमें आपको अगर मैं बताऊं तो फिनाले के अंदर पूनम ढिल्लों जी और महिमा चौधरी जी आई थी, और वाकई में देश के बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स आए थे, और उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड भी काफी फेमस है, ऐसे लोग वहां पे आए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज्ड हैं तो आपका जो बोलते हैं वैलिडिटी बढ़ जाती है। महिला सशक्तिकरण की बात खूब की जाती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, महिलाएं खुद भी आगे लाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही हैं, और मुझे लगता है कि कई प्लेटफॉर्म इस तरह के बने हुए भी हैं। लेकिन आपको लगता है कि इतने तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी उस मंजिल तक, उस मुकाम तक, या वो जो दर्जा होना चाहिए महिलाओं को मिलना चाहिए, वो मिल पा रहा है? देखिए, मुझे डेफिनेटली कई बार हम लोग एक इंडिया की एक अलग पिक्चर अपने दिल में बसा के रखते हैं कि हमारा देश ऐसा है, पर बहुत बार जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि आए दिन इस तरह की न्यूज आती रहती है जहां पे महिला सशक्तिकरण तो आप छोड़ दीजिए, एक सेफ्टी सिक्योरिटी की बात भी बहुत कंसर्न वाली हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर देश का एक कोना देखा जाए तो ये सब चीजें हो रही हैं जहां पे फीमेल्स आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी देश के कई हिस्से हैं जहां पे बेसिक फैसिलिटीज भी फीमेल्स को नहीं मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें एक सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा। काफी जगह पे आज भी ये सोच है कि जब लड़की पैदा होती है या लड़की घर में होती है तो कहीं ना कहीं बायसनेस होती है कि बेटे को तो स्कूल भेजा जाता है, बेटी को नहीं भेजा जाता है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि बस ठीक है शादी तो करनी है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को वो चीज अपनी सोच से निकालनी पड़ेगी। सोच, या अभी उनका कहीं अंदर का एक डर है कि हमारी बेटी बाहर जाएगी तो सिक्योर रहेगी, नहीं रहेगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभी लोग ऐसी सोच रखेंगे कि हमें बराबरी से ट्रीट करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को खुद पावर देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक लड़के की तरह पाला है। मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी कि मैंने अपना नाम ट्विंकल पाटोदिया लिख रखा है, जबकि मेरे पिता का नाम मिस्टर एमडी पाटोदिया है और मेरे हस्बैंड का नाम हेमंत गुप्ता है। जब हमारी शादी होने वाली थी तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा था कि जाने अनजाने में हंसी मजाक में कभी पापा ने कहा होगा कि मेरे तो 2 ही बेटियां हैं, बेटा तो है ही नहीं। लेकिन मैंने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो, क्योंकि उनको एक बेटा नहीं है, तो मैं ये सरनेम कैरी करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि अब मेरे बाद तो कोई बेटा तो है नहीं, ऐसा उनका सोच था। हालांकि वो सीरियस नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई बार ऐसा बोला, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सरनेम रखना चाहती हूँ। वैसे भी आफ्टर मैरिज बिल्कुल ससुराल का नाम है वो बिल्कुल रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन आज तो एक चल गई पाटोदिया गुप्ता भी हो सकते हैं, आजकल ये भी चल रहा है। तो वही मैंने हस्बैंड को यही बोला, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मन से अपनाओ, खाली सरनेम बदलने से कोई आदमी मतलब वो मन से नहीं जुड़ता है। तो मतलब मेरे हस्बैंड, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि वो इतने बढ़िया सोच के इंसान हैं कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए समझा और मेरी फीलिंग्स को समझा, और मुझे कभी इस चीज के लिए, आज 2 साल हो गए शादी के लिए, ना तो मेरे इन-लॉज ने ना मेरे हस्बैंड ने, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। तो अगर हम कहते हैं कि फीमेल को सम्मान मिलना चाहिए तो इट्स ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कि मेल को भी इतना समझदार होना चाहिए कि वो उनका सम्मान करे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें।
इसीलिए तो ये पूरी सृष्टि इसी तरीके से बनाई गई है। तो आपको लगता है कि माइंड चेंज करने की आवश्यकता है, तभी हालात बदल सकते हैं? जी बिल्कुल। और तभी सही मायने में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर महिलाओं के प्रति सम्मान की जो हम बात कर रहे हैं तभी संभव हो पाएगा। क्योंकि डिबेट्स बहुत होती हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, कानून काफी सख्त बना दिए गए हैं, बावजूद उसके भी हम जिस तरह की घटनाएं देखते हैं आए दिन पेपर्स में, आप लोग देखते भी होंगे, तो निश्चित रूप से बच्ची चाहे किसी की भी हो, लेकिन एक इंसान के नाते अंदर तक किसी को भी ये कह सकते हैं कि चुभन, एक पूरे दिन भर के लिए एक सोचने को मजबूर कि ये किस दौर से किस हालात में हम लोग गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि सोच बदलने की आवश्यकता है और ये बदलनी भी चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की। उसमें हम ही उस कह सकते हैं कि एक भेद बना देते हैं, उसमें अंतर पैदा कर देते हैं, और मुझे लगता नहीं कि ईश्वर ये बात सबको सोच करके बच्चों को पैदा करते हैं कि भाई लड़की है या लड़का है। खैर चलिए, मैं आपका थोड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा इस सफर में। जी, मेरे जो फादर हैं वो सीनियर मैनेजर रह चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, अभी वो रिटायर्ड हैं, और मेरी मदर जो थी वो हाउसवाइफ है। और मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मैं उन्हीं के साथ पुणे रहती हूँ। और मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर महेश गुप्ता अजमेर से हैं और वो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और राजस्थान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और मेरी मदर इन लॉ भी हाउसवाइफ हैं, तो मेरी काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है मेरी मदर इन लॉ। और मेरे देवर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, देवर देवरानी दोनों ही दिल्ली रहते हैं। मेरे देवर एम्स में हैं और वो वहाँ पे कैंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरी देवरानी है वो भी डॉक्टर है। चलिए, तो उससे अंदाजा लग रहा है कितनी पढ़ी लिखी फैमिली है, अच्छी बात है। क्या पसंद क्या है वैसे आपको? गाना गाना, नॉवेल्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, कुछ होता है, अपनी हॉबी होती है, क्या पसंद है आपको? मुझे बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद है काफी, और ग्रूमिंग से रिलेटेड काफी बुक्स पढ़ती हूँ मैं। और उसके अलावा मुझे डांस का काफी शौक है, फिट रहने का शौक है, तो जिम तो मतलब मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती, तो रेगुलर रहता है। जी बिल्कुल। और इस ब्यूटी पेजेंट के लिए ये बहुत जरूरी भी है आपका फिट रहना, क्योंकि फिट रहेंगे तो मानसिक रूप से, शरीर से आप हर तरह से फिट रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आपको डांस परफॉर्म करना है या गाना गाना है, कुछ है? जी, हमारे काफी सारे इसमें राउंड्स हुए थे। पहला तो जो बेसिक इंटरव्यू राउंड वगैरह रहते हैं, फिर उसके बाद में टेलीफोनिक इंटरव्यू एक और हुआ, फिर वहां पे आने के बाद में हमारा टैलेंट राउंड का एक मतलब कंपटीशन टाइप होता है, तो उसके अंदर आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है, तो टैलेंट राउंड रहता है। उसके बाद में ट्रेडिशनल राउंड रहा था, तो उसमें आप कोई भी स्टेट, जिस भी स्टेट से आप आ रहे हैं, या तो वो, या फिर एज अ देश भारत के बारे में आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो, तो ट्रेडिशनल राउंड रहता है। और फिर एक इवनिंग राउंड रहता है आपका, तो वो आप कितने ग्रेस से कैरी करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। इसके अलावा काफी बार हमसे कैसे हम अपना घर मैनेज करते हैं, तो हमसे वो फोटोज भी मंगाई गई थी कि आप अपना किचन कैसे सुंदर सुंदर सजाती हैं, अपने घर को कितना सुंदर रख पाती हैं, तो उन सबकी फोटोज हम लोगों ने भेजी थी। तो हर तरीके से आपकी पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, कुछ डांस वगैरह या गाना कुछ किया आपने इसमें? मैंने डांस किया था, क्योंकि मैं बचपन से ही कोरियोग्राफर रही हूँ। इनफैक्ट जयपुर में ही मैंने 5 साल तक, जब मैं शायद 16 या 17 साल की थी, तो मैंने 5 साल तक कॉन्जिक्यूटिवली कोरियोग्राफर की तरह 5 साल तक समर कैंप्स में क्लासेस ली थी। और जो हमारी उस टाइम पे मेयर थी ज्योति खंडेलवाल जी, उनसे मुझे काफी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिले थे इन सब चीजों के लिए एज ए यंग अचीवर। और तो वहां पे भी मैंने खुद ही का कोरियोग्राफ किया हुआ एक डांस परफॉर्म किया था। चलिए, फिर तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई है। नेक्स्ट स्टेप की वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई पॉलिटिक्स में या कहीं पे कुछ आने का कोई मानस है? कभी सोचा आपने कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग हैं अभी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो चीज वो संभाल रहे हैं वो उनका फोर्टे है, तो उन्हीं को संभालने देना चाहिए। मैं जिस चीज में अच्छी हूँ मुझे वही कैरी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं काफी जगह पढ़ती हूँ कि इंडिया में एजुकेटेड लोग काफी हैं, लेकिन जब हम जॉब के कन्वर्जन की तरफ देखते हैं तो खाली 34% लोग हैं जो एम्प्लॉयबल हैं, जो कि बहुत कम नंबर होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
खाली एजुकेशन मायने नहीं रखती, आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। तो इसी फील्ड में मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मैं शायद खुद की ग्रूमिंग अकेडमी स्टार्ट करूँ। चलिए ट्विंकल, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और चंटी परिवार की ओर से कि आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ती रहें और इसी तरह से आप मोटिवेट भी करते रहें, क्योंकि आवश्यकता इस मुल्क में अभी भी महिलाओं को मोटिवेट करने की है, उनके प्रति नजरिया बदलने की है। तो मेरा मानना है कि नजरिया बदलेगा, समाज बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, हालात बदलेंगे। इन सब चीजों की लगेन आपको शुभकामनाएं और जंटी में एक मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।